तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम के विरोध में उतरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में 7 मस्जिदों को बंद करके इमामों को अपने देश से बाहर निकालने का किया ऐलान। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में जिस जज ने हिजाब पर बैन लगाने का सुनाया था फैसला, उससे मिली आज जान से मारने की धमकी। बुरी तरह से हिजाब पर फैसला सुनाकर फंसे जज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में सीएम ठाकरे ने एआईएमएम के गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकराया। बोले ये हमें बदनाम करने की साजिश, हम हैं हिंदुत्ववादी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बैंकों का निजीकरण करना मोदी सरकार को पड़ा भारी। 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे बैंक कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे देश की बैंकें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के मारीगुड़ी मंदिर में अब मुसलमानों को नहीं मिलेगी दुकान। हिजाब पर कर्नाटक के फैसले का किया था मुसलमानों ने विरोध, बंद रखी थी दुकान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की द कश्मीर फाइल फिल्म पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी ने की मांग, कहा टूट रही है गंगा जमुनी इस फिल्म से तहजीब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध में उतरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 मस्जिदों को बंद करके इमामों को देश से बाहर निकालने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ऑस्ट्रेलिया इन दिनों इस्लाम के विरोध में उतर आया है। और इस्लाम के विरोध में उतरकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 7 मस्जिदों को बंद कर दिया है और इमामों को अपने देश से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार तुर्की समर्थित मस्जिदों के 60 इमामों को जल्दी देश से बाहर निकाल सकती है। इस कदम के बाद तुर्की के साथ उसका तनाव और भी बढ़ सकता है। देश में 7 मस्जिदों को भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यह फैसला उन तस्वीरों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने लिया है जिसमें तुर्की समर्थित मस्जिदों में बच्चों को पहले विश्व युद्ध के समय गालीपोली कैंप के बारे में बताया जा रहा था। खबर आ रही कि देश से 60 इमाम और उनके परिवारों को बाहर निकाला जा सकता है। भैया आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री हेरबर्ट कीकल ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया तुर्की समर्थित इमामों और उनके परिवारों को बाहर निकालेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं उन्होंने बताया है कि 150 लोगों का इन इमामों का परिवार है और 150 लोगों को जो है देश से बाहर निकाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से इस्लाम के विरोध में ऑस्ट्रेलिया उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में जिस जज ने हिजाब पर बैन लगाने का सुनाया था फैसला, उसे जान से मारने की धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक बुर्का विवाद में हिजाब को इस्लाम का जरूरी अंग न मानने वाले हाईकोर्ट के जज को आज जान से मारने की धमकी मिली है। ये वही जज है जिन्होंने बुर्का विवाद में दायर याचिका के फैसले में हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं बताया था और हिजाब पर बैन लगा दिया था। ये धमकी तमिलनाडु तौहीद जमात नाम के संगठन ने मदुरा में एक आयोजन के दौरान 17 मार्च को दी है। धमकी देने वाले आरोपी का नाम कोबाई आर रहमतुल्लाह बताया जा रहा है। इस वीडियो को इंदु मक्कल ने शेयर किया है। वीडियो में रहमतुल्लाह धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर हिजाब मामले में जज की हत्या हो जाती है तो वो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। न्यायपालिका भाजपा के हाथों बिक चुकी है। अदालत का आदेश अवैध और गैर कानूनी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह आदेश अमित शाह के इशारे पर दिया है। फैसला देने वाले जज को अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए। जजों के फैसले संविधान के आधार पर होने चाहिए, न कि उनके व्यक्तिगत सोच पर। उन्होंने कहा है कि अब हम मारेंगे इस जज को। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जज को मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मोदी सरकार ने इन जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने ओवैसी की पार्टी के गठबंधन के प्रस्ताव को किया खारिज। बोले हमें बदनाम करने की ओवैसी कर रहे हैं कोशिश। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को एक हिंदुत्ववादी पार्टी बताया है। उन्होंने रविवार को एआईएम पार्टी के गठबंधन के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है और इसे शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया है। शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने यहां पार्टी सांसदों और पद अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए हिंदुत्व और अन्य मुद्दे पर पूर्व सहयोगी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एआईएम के साथ गठबंधन की मांग किसने की है, ये भाजपा का गेम प्लान है।
ये उनकी साजिश का हिस्सा है। एआईएमएम और भाजपा के बीच एक मौन समझौता है। शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने के लिए भाजपा ने एआईएमएम को शिवसेना को बदनाम करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने से साफ इनकार किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश में भाजपा ने फिर से उठाई जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई ने गुंटूर में जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग फिर से दोहराई है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक का नाम हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह लाखों हिंदुओं की हत्या और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। आंध्र प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सुनील देवधर ने कहा कि गुंटूर में जिन्ना टावर का नाम बदला जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी इस्लाम के खिलाफ नहीं है बल्कि कट्टरवाद तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। सऊदी अरब ने अमेरिका के बाइडेन का नहीं उठाया फोन, चीन को बुलाया अपने घर। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही दुनिया की राजनीति काफी तेजी से बदल रही है और बदलते हालात के बीच खाड़ी देशों ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देने का मन बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बदलते हालात के बीच जो बाइडेन की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ लेने के बाद सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करने से इनकार कर दिया था, वही अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त प्रिंस सलमान से फोन पर बात करने के लिए बेकरार हैं। जबकि सऊदी अरब ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देश आने का न्योता दिया है, लेकिन एक तरफ प्रिंस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन नहीं उठा रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से सऊदी अरब ने बदला चीन से अपना ले लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो द कश्मीर फाइल फिल्म पर बैन लगाने की समाजवादी पार्टी ने की मांग। कहा इससे हो रहा है हिंदू मुस्लिम में नफरत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे नफरत बढ़ रही है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल जब से रिलीज हुई है तभी से इसको लेकर रोकने की काफी कोशिश की जा रही है। मुस्लिमों को ये कहते हुए देखा जा रहा है कि ये फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रही है और मुसलमानों में नफरत फैला रही है। इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद एसटी हसन का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने भी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसे दो बड़े समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला बताया है। बता दें कि हाल ही में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फिल्म पर ऐतराज किया था और कहा था कि लखीमपुर फाइल भी बननी चाहिए। इसके बाद अब सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बैंकों को बेचना मोदी सरकार को पड़ा भारी। 28 और 29 मार्च को पूरे देश में बैंक कर्मचारी करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल, मोदी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंकों के कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आगामी 28 और 29 मार्च को बैंक कर्मचारी यूनियन की 2 दिवसीय हड़ताल है। दरअसल आपको बता दें कि इस हड़ताल में बैंक के कर्मचारियों के शामिल होने के कारण बैंक का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस हड़ताल की वजह से आरबीएल बैंक कर्मचारी भी शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी बैंकों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है और इसी निजीकरण के विरोध में जो है बैंक कर्मचारियों ने 28 से 29 मार्च को पूरे देश में बंद बुलाया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ऐसे ही सारी संपत्ति और सारी बैंकों को बेच देगी तो हमारी नौकरी कहां जाएगी, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हम किसी भी कीमत पर मोदी सरकार द्वारा बैंकों को नहीं बिकने देंगे और बैंक के बिकने यानी निजीकरण के विरोध में वह हड़ताल करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में शरद यादव ने अपनी पार्टी एलजेडी का लालू की पार्टी आरजेडी में किया विलय। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी के साथ अपने लोकतांत्रिक जनता दल का विलय कर दिया है। वहीं शरद पवार ने कहा कि बिहार का आने वाला भविष्य तेजस्वी यादव है। अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल में विलय होने पर शरद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। ये जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। सभी एकीकरण हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये बड़ी इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक का मारीगुडी मंदिर अब मुसलमानों को नहीं देगा दुकान। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का क्या था विरोध, बंद में रखी थी दुकानें। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के होसा मारीगुडी मंदिर ने फैसला लिया है कि परिसर में अब मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं
नहीं दी जाएगी। ये निर्णय मंदिर परिसर में मौजूद मुस्लिम दुकानदारों द्वारा हिजाब पर 17 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में आयोजित बंद में शामिल होने के बाद लिया गया है। इस बंद से स्थानीय श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मंदिर प्रशासन कमेटी के अध्यक्ष रमेश हेगड़े ने इस निर्णय की पुष्टि की है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के होसा मारीगुड़ी मंदिर ने नीलामी में मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने का फैसला किया है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्वांचल में सपा की जीत से बौखलाई भाजपा। पूर्वांचल की 3 सीटों पर भाजपा ने सपा के खिलाफ नहीं उतारे उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन सोमवार है, मगर अब तक भाजपा बनारसी के साथ ही मिर्जापुर जौनपुर में प्रत्याशी चयन नहीं कर पाई है। एक दिन पहले 30 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद 3 सीटों को खाली छोड़े जाने से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। उधर बसपा कांग्रेस ने भी अब तक एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। खुद के प्रत्याशी घोषित होने की आस लगाए बैठे भाजपा नेता अब भी उम्मीद नहीं हारे हैं। सेंट्रल जेल में बंद एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे थे। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने